वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश को ज्वाला पिघलाने वाला चक्र सीखते हुए 16 दिन बीत चुके थे। आज सुबह आकाश जल्दी उठा। सुबह की धूप मेज पर पड़ रही थी, ताजी और चमकदार, दोपहर की तरह जलाने वाली नहीं थी। आकाश ने मेज पर कागज फैलाया, लाल स्याही को ठीक किया और फिर ज्वाला पिघलाने वाला चक्र बनाना शुरू कर दिया। पिछले 10-12 दिनों से यह आकाश की दिनचर्या थी। लेकिन आज की बात कुछ अलग थी, क्योंकि आकाश आज पहली बार एक पूरा ज्वाला पिघलाने वाला चक्र औपचारिक रूप से बनाने जा रहा था। पिछली रात अपनी चेतना सागर में आकाश टूटी हुई शिला पर ज्वाला पिघलाने वाला चक्र बनाने में सफल रहा था, जिसका मतलब था कि उसकी दिव्य चेतना 5 चक्र चिन्ह बनाने में सक्षम हो चुकी थी। ज्वाला पिघलाने वाला चक्र के चक्र चिन्ह का बार बार अभ्यास करने और चंदन रिफाइनरी की एक भट्टी पर इसकी मरम्मत करने के बाद आकाश ने उन्हें पूरी तरह से याद कर लिया था। आकाश ने सावधानी और ध्यान से बनाया और लगभग 2 घंटे बाद जब उसकी दिव्य चेतना में हल्की चुभन होने लगी और वह धीरे धीरे थकने लगा, तब उसने ज्वाला पिघलाने वाला चक्र की अंतिम रेखा पूरी की। आकाश ने थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति डाली, जो लाल चक्र चिन्ह के साथ धीरे धीरे बहने लगी। यह पहले चिन्ह की पहली रेखा से शुरू होकर धीरे धीरे 5वें चिन्ह की अंतिम रेखा तक गई और अंततः बिना किसी रुकावट के पूरे चक्र को जोड़ दिया। वह सफल हो गया था। आकाश ने राहत की एक लंबी सांस ली, लगातार प्रयास और सफलता से उपजी उपलब्धि की भावना महसूस की। 5 चक्र चिन्ह वाला चक्र। प्राण शुद्धि क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कोई भी व्यक्ति 5 चक्र चिन्ह वाला चक्र बना सकता था। आकाश जानता था कि प्राण शुद्धि क्षेत्र के सामान्य तीसरे स्तर का कोई भी साधक अधिक से अधिक 3 चक्र चिन्ह बना पाता है। बड़े संभ्रांत परिवारों और पीठ के शिष्य, जिनकी प्रतिभा अधिक होती थी और विरासत बेहतर, हो सकता है कि समान स्तर पर चक्रों में उनकी महारत थोड़ी अधिक हो, लेकिन फिर भी वे शायद बहुत अधिक मजबूत नहीं होंगे। आकाश ने स्वयं को देखकर सिर हिलाया। इसके अलावा वह जितना अधिक चक्र बनाने का अभ्यास करेगा, उसकी दिव्य चेतना उतनी ही मजबूत होगी, जिससे चक्र सीखना आसान हो जाएगा और एक प्रथम श्रेणी का चक्र गुरु बनना बस समय की बात होगी। एक बार जब वह वास्तव में प्रथम श्रेणी का चक्र गुरु बन जाएगा, भले ही उसने कोई मूल्यांकन न करवाया हो और वह सिर्फ एक साधारण चक्र गुरु हो, तो भी उसे आध्यात्मिक पत्थर की अच्छी आय होगी और उसके माता पिता को अब इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर आकाश खुश हुए बिना न रह सका। फिर पिछले कई दिनों से चक्र बनाने के अभ्यास की थकान उसे लगी और वह बिस्तर पर गिर पड़ा, तुरंत ही गहरी नींद में सो गया। मीरा कुछ साफ किए हुए जंगली फल लेकर कमरे में आई तो उन्होंने मेज पर एक पूरा बना हुआ चक्र और बिस्तर पर आकाश को गहरी खर्राटों के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने आकाश के लिए मेज को साफ किया, उसके छोटे से पेट पर एक फर का कंबल ओढ़ाया और फिर काफी देर तक आकाश को देखती रही। उसे इतनी मीठी नींद में सोता देख पता नहीं वह क्या सपना देख रहा था। मुंह के कोने से टपकती चमकदार लार के साथ मीरा हंसे बिना न रह सकी। उन्होंने धीरे से अपनी आस्तीन से आकाश के मुंह का कोना पोंछा और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद दारा ने आकाश को सूचित किया कि भट्टी भी पूरी हो गई है। दारा मास्टर चंदन का वरिष्ठ शिष्य था, लंबा और मजबूत, उसकी मुस्कान बहुत ही भोली थी। दारा के साथ चंदन रिफाइनरी पर जाते हुए आकाश ने दुकान के अंदर एक लगभग 1 व्यक्ति की ऊंचाई की भट्टी देखी, जिसका स्वरूप साधारण लेकिन मजबूत था। 3 पैर थे और गोल पेट जिसके ऊपर किनारा निकला हुआ था। भट्टी का ढक्कन खुला था, भीतर चक्र बनाए जाने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद उसे सील कर दिया जाएगा। भट्टी ढल चुकी है। देखो छोटे भाई, क्या तुम संतुष्ट हो? आकाश भट्टी के चारों ओर घूमा, उसे दोनों तरफ से देखा और अपने हाथों से छूकर महसूस किया। स्पर्श मजबूत था, जो दर्शाता था कि प्रीमियम सामग्री का उपयोग किया गया था और विवरणों पर बहुत ध्यान दिया गया था। आकाश ने सिर हिलाया और प्रशंसा की। मास्टर चंदन अपने नाम पर खरे उतरते हैं। यह सबसे अच्छा आध्यात्मिक शिल्प है जो मैंने कभी देखा है। निश्चित रूप से उसने स्वयं बहुत अधिक आध्यात्मिक शिल्प नहीं देखे थे। मास्टर चंदन ने अपनी दाढ़ी सहलाई। जरूर, जो चीज तुमने मांगी, स्वाभाविक रूप से मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बनाई। धन्यवाद मास्टर चंदन, आकाश ने खुशी से कहा। फिर एक भंडारण थैला निकाला, अंदर 60 आध्यात्मिक पत्थर है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए। 20 से अधिक दिनों के श्रम का मूल्य 100 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर था। आकाश ने 50% की छूट दी और फिर थोड़ा अतिरिक्त भी जोड़ा। मास्टर चंदन मूल रूप से मना करना चाहते थे, लेकिन इस बात पर विचार करते हुए कि हाल के महीनों में रिफाइनरी की दुकान का कारोबार खराब रहा था और दारा और अन्य शिष्यों को मुश्किल से खाने के लिए पर्याप्त मिल पा रहा था, उन्होंने भुगतान स्वीकार कर लिया। लेकिन आकाश से कहा, अगली बार जब तुम्हें शिल्प की आवश्यकता हो तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें सिद्धेश्वर पीठ नगर में सबसे कम दाम दूंगा। जी धन्यवाद मास्टर चंदन, आकाश ने खुशी से कहा।
लेकिन मास्टर चंदन झिझके, इस भट्टी पर अभी भी चक्र बनाया जाना जरूरी है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। तुम चक्र बनवाने के लिए किसे ढूंढोगे? आकाश ने अपनी छाती थपथपाई। मैं खुद करूंगा। मास्टर चंदन को आश्चर्य भी हुआ और नहीं भी। रिफाइनरी की दुकान की शिल्प भट्टी पर चक्र की मरम्मत आकाश ने ही की थी और चून की शिल्प भट्टी, औषधि भट्टी और साधारण भट्टी की प्रक्रियाएं समान थी और उनके मुख्य चक्र भी एक जैसे थे, इसलिए आकाश के लिए स्वयं चक्र बनाना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मास्टर चंदन ने विनम्रता से सलाह दी, चक्र बनाना चक्र की मरम्मत से अलग है ना? मैंने सुना है कि चक्र बनाने में अधिक दिव्य चेतना खर्च होती है। तुम्हारी खेती का स्तर ऊंचा नहीं है और तुम्हारी दिव्य चेतना पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। खुद को चक्र चिन्ह बनाने के लिए मजबूर मत करना और अपनी चेतना सागर को चोट मत पहुंचाना। चिंता न करें, आकाश ने कहा, मुझे अपनी सीमाओं की स्पष्ट समझ है। मास्टर चंदन ने और कुछ नहीं कहा। जब चक्रों की बात आती थी तो वह अपने सामने के युवा साधक से अधिक ज्ञानी नहीं थे। चूंकि आकाश बहुत लंबा नहीं था, मास्टर चंदन ने पहले से जमा की गई भट्टी को खोल दिया और चक्र बनाने के आकाश के काम को आसान बनाने के लिए उसे जमीन पर फैला दिया। दारा और कुछ अन्य शिष्यों ने भी मदद की और फिर किनारे खड़े होकर उत्सुकता से गर्दनें उठाकर आकाश को चक्र बनाते हुए देखने लगे। उन्हें चक्रों को साधकों द्वारा बनाते हुए देखने को अक्सर नहीं मिलता था और उन्हें यह दिलचस्प लगा, खासकर यह देखते हुए कि आकाश उनसे भी छोटा था। आकाश ने पहले अपनी कूची को पानी में भिगोया और भट्टी की भीतरी दीवार पर चक्र चिन्ह बनाने की कोशिश की ताकि कूची की आदत पड़ जाए और आध्यात्मिक शिल्प पर वास्तव में चक्र बनाने की अनुभूति से तालमेल बिठाया जा सके। अपने मन में उसने वास्तविक चक्र बनाने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का भी पूर्वानुमान लगाया। तैयारी सफलता सुनिश्चित करती है, तैयारी की कमी असफलता की गारंटी देती है। पहले से अतिरिक्त तैयारी चक्र की सफलता दर को बहुत बढ़ा सकती है। तैयारी के बाद आकाश ने संदर्भ के लिए ज्वाला पिघलाने वाला चक्र का नक्शा फैलाया, फिर एक कूची और स्याही की एक छोटी बोतल निकाली। स्याही का रंग चमकदार लाल था और यह गाढ़ी थी। कहा जाता था कि इसे अग्नि श्रृंखला के बाघ राक्षस पशुओं के खून को मिलाकर बनाया गया था। हालांकि गुणवत्ता केवल औसत थी, यह आकाश द्वारा पहले उपयोग की गई स्याही से बेहतर थी और यह आकाश के वित्तीय साधनों के भीतर सबसे अच्छी थी जिसे वह खरीद सकता था। इस छोटी बोतल की स्याही का मूल्य 10 आध्यात्मिक पत्थर था और यह केवल 2 ज्वाला पिघलाने वाला चक्र बनाने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए विफलता से बचने के लिए पूरी तैयारी जरूरी थी। अगर वह विफल होता तो केवल स्याही का बर्बाद होना ही आकाश को दुख देने के लिए पर्याप्त होता। आकाश ने सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया, अपने मन को शांत किया, फिर चक्र बनाना शुरू कर दिया। आकाश का कभी बचकाना भोला चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया, उसकी स्पष्ट चमकदार आंखों में सितारों की चमक समाई हुई लग रही थी। मास्टर चंदन और कुछ शिष्य किनारे खड़े थे। आकाश के गंभीर भाव को देखकर वे भी ज्यादा जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, कहीं उसे परेशान न कर दे। वे आकाश से भी ज्यादा चिंतित लग रहे थे। आकाश के नाजुक छोटे हाथों ने कूची पकड़ी, उसकी कलाई लचीले ढंग से मुड़ती और घूमती, कूची की नोक को भट्टी की दीवार पर नचाती, मापी हुई गति और व्यवस्थित संरचना के साथ विशद चक्र चिन्ह उकेरती गई। हालांकि देखने वाले चक्र आरेख या चिन्हों को नहीं समझते थे, लेकिन कूची की नोक से जादुई चिन्हों को बहते हुए देखकर वे सब मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। अज्ञात समय के बाद आकाश ने अंततः अपनी कूची रोकी और एक लंबी सांस छोड़ी। यह देखकर अन्य लोगों ने भी, क्यों पता नहीं, राहत की सांस ली। मास्टर चंदन झिझके, फिर धीरे से पूछा, युवा, क्या यह सफल रहा? आकाश के चेहरे पर की गंभीरता एक उज्ज्वल और चमकदार मुस्कान में बदल गई। हाँ, यह सफल रहा। आकाश की मुस्कान देखकर मास्टर चंदन और अन्य लोग भी खुश हो गए। मास्टर चंदन ने अपनी प्रशंसा को रोक न पाए, छोटे भाई, तुम सचमुच अविश्वसनीय हो। मैं काफी समय से जी रहा हूं और यह पहली बार है जब मैंने तुम्हारी उम्र के किसी युवा साधक को चक्र बनाते देखा है। आकाश प्रशंसा से कुछ शर्मिंदा होकर शर्मीलेपन से कहा, मास्टर चंदन, कृपया पहले जांच ले कि जिस भट्टी पर चक्र बनाया गया है वह काम करती है या नहीं। मास्टर चंदन ने इशारा किया और कुछ मजबूत शिष्यों ने भट्टी को फिर से स्थापित किया, अंदर कुछ आध्यात्मिक पत्थर रखे और जल्द ही भट्टी में आग तेज हो गई। मास्टर चंदन ने सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं है। आकार में थोड़ा छोटा होने के अलावा यह भट्टी भोजन भवन के लिए ढाली गई महंगी भट्टियों से अलग नहीं है, यहाँ तक कि लौ भी तेज लगती है। आकाश ने राहत की सांस ली, फिर मास्टर चंदन ने दारा और कई शिष्यों को भट्टी आकाश के घर पहुंचाने के लिए कहा। अपने माता पिता के साथ चर्चा करने के बाद आकाश ने अंततः अपने ही घर में भोजनालय खोलने का फैसला किया। पहला, यह सुविधाजनक था और दूसरा, बाजार के पास की दुकानें बहुत महंगी थी। मूल रूप से एक छोटा व्यवसाय होने के कारण यदि वे एक जगह किराए पर लेने में बड़ी रकम खर्च करते तो यदि यह काम नहीं करता तो वे वास्तव में दिवालिया हो सकते थे।
इसके अलावा हालांकि आकाश के घर के पास रहने वाले अधिकांश निवासी गरीब साधारण साधक थे, यह एक मुख्य सड़क के पास था जहां लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता था और त्योहारों के दौरान काफी चहल पहल रहती थी। जब तक भोजन स्वादिष्ट था, उन्हें इसे बेचने की चिंता नहीं होगी। आकाश का घर काफी छोटा था, बस 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम, साथ ही एक छोटा आंगन, एक प्राण शुद्धि करने वाले साधारण साधक के लिए एक मानक रहने की जगह थी। 3 लोगों के परिवार के रहने के लिए तो ठीक था, लेकिन भोजनालय चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। रवि बाबू ने कुछ पड़ोसियों से बात की और उनके आंगन का उपयोग करने के लिए मासिक आध्यात्मिक पत्थर देने पर सहमति व्यक्त की। फिर उन्होंने दानव शिकार टीम के दोस्तों को रसोई घर बनाने में मदद करने के लिए कहा और कई आंगन को एक साथ जोड़ दिया। इस तरह आंगन में एक बड़ी खुली जगह थी जहां लोगों के खाने और आराम करने के लिए मेज और कुर्सियां रखी जा सकती थी। भट्टी इतनी बड़ी थी कि भंडारण थैले में नहीं समा सकती थी, इसलिए दारा और कई शिष्य भट्टी को आकाश के घर की ओर ले गए। जब वे पहुंचे तो रवि बाबू और उनकी पत्नी अभी भी आंगन को ठीक कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे और दीवारें बना रहे थे, जिससे जगह कुछ हद तक अव्यवस्थित लग रही थी। शिकायत किए बिना दारा और अन्य लोगों ने भट्टी को स्थापित करने में मदद की, फिर एक कप चाय के लिए बैठ गए और विदा ली। हालांकि आकाश ने उन्हें पहले आत्मविश्वास से आश्वासन दिया था और उसका काम हमेशा भरोसेमंद रहा था, यह देखकर कि उसने वास्तव में एक भट्टी बनाने का आदेश दिया था और भट्टी उनके सामने थी, रवि बाबू और उनकी पत्नी को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। मीरा ने भट्टी को छूकर कहा, यह उन बड़े भोजन भवन में की भट्टियों जैसी लगती है, बस छोटी है, लेकिन स्पष्ट रूप से अधिक टिकाऊ है और कारीगरी अधिक जटिल है। हालांकि इस पर काफी आध्यात्मिक पत्थर खर्च हुए होंगे, है ना? आकाश ने कुछ गर्व से कहा, मैंने मास्टर चंदन के लिए शिल्प भट्टी में चक्र की मरम्मत की और उन्होंने मुझे 50% की छूट दी। साथ ही मैंने इस भट्टी में चक्र खुद बनाया, इसलिए मैंने बहुत अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च नहीं किए। मीरा और रवि बाबू ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि आकाश में चक्रों में कुछ प्रतिभा है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल दूसरों के लिए चक्रों को ठीक कर सकता है, बल्कि उसने आध्यात्मिक शिल्पों पर खुद चक्र बनाना भी शुरू कर दिया था। मीरा ने आकाश को अपनी बाहों में लिया और प्रशंसा की, आकाश तुम सचमुच कमाल के हो। रवि बाबू ने भी अपने बेटे को देखा, आंखें गर्व से भरी थी। मूल रूप से आकाश की कमजोरी के बारे में चिंतित, अब चक्रों में उसकी प्रतिभा देखकर उन्हें आश्वासन मिला कि भले ही वह शारीरिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश न कर पाए, वह भविष्य में केवल चक्रों से ही अपना जीवन यापन कर सकता है और उन्हें उसके जैसा राक्षस जानवरों से लड़ने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, जो आदर्श से कहीं अधिक था। माँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भट्टी का उपयोग कैसे करना है। आकाश ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे भट्टी का उपयोग कैसे करना है, आवश्यक आध्यात्मिक पत्थरों की मात्रा और आग को कैसे नियंत्रित करना है, यह सिखाया। ये चीजें वास्तव में बहुत मुश्किल नहीं थी और मीरा को एक बार बताने के बाद समझ में आ गया। मीरा ने फिर भट्टी का उपयोग रात का खाना पकाने के लिए किया। एक बर्तन में साफ चावल का दलिया, कुछ साधारण सब्जियों के व्यंजन और सफेद मुलायम उबले हुए बंद, साधारण लेकिन स्वादिष्ट। अपनी मां द्वारा पकाए गए भोजन का स्वाद चखते हुए आकाश बहुत भावुक हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि हाल के अधिकांश भोजन घर पर रवि बाबू ने तैयार किए थे। स्वाद में अंतर स्पष्ट था। आकाश ने सीधे कहा, मां, तुम्हारा खाना पिताजी के खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। शैतान। रवि बाबू ने आकाश के बालों को चिढ़ाते हुए सहलाया, लेकिन अपनी पत्नी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वह भी मुस्कुराए बिना न रह सके। तीनों के परिवार ने अपना भोजन समाप्त करने के बाद मीरा ने पूछा, एक रेस्तरां खोलना तो संभव है, लेकिन हमें क्या बेचना चाहिए? रवि बाबू और मीरा दोनों ने आकाश की ओर देखा। आकाश अपने माता पिता की निगाहों का सामना करते हुए कहा, गोमांस। रवि बाबू एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए, फिर भौहें चढ़ाकर बोले, लेकिन हमें गोमांस कहां से मिलेगा? आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा मांस बहुत महंगा होता है, हम उसे खरीद नहीं सकते और आसपास का इलाका साधारण साधकों से भरा है जो इसे खरीदेंगे भी नहीं, भले ही हम इसे बनाएं। आकाश ने कहा, पिताजी, क्या आपने पहले एक जंगली बैल नहीं मारा था? हम बस उस मांस का उपयोग कर सकते हैं। जंगली बैल का मांस, वह बहुत सख्त, सूखा और लकड़ी जैसा होता है। कोई उसे खाना नहीं चाहेगा। तो हम उसे 2 दिन और रात तक उबालते हैं। तब तक तो सबसे सख्त मांस भी नरम हो जाना चाहिए और पर्याप्त समय मिलने पर वह स्वाद को भी अच्छी तरह से सोख लेगा। 2 दिन और रात तक उबालना। रवि बाबू खुद को भट्टी की ओर देखने से रोक न पाए, तो तुमने यह भट्टी इसलिए नहीं बनवाई कि तुम्हारी माँ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना खाना पका सके, बल्कि मांस उबालने के लिए। हाँ। आकाश ने सिर हिलाया। क्या यह काम करेगा? रवि बाबू थोड़े झिझके। यह काम करेगा। मीरा की आंखें चमक उठी। आध्यात्मिक शक्ति वाला मांस ताजा और नर्म होता है, उसे ज्यादा देर तक उबालने की जरूरत नहीं होती, वरना वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो देगा। लेकिन वह मांस महंगा होता है, हमारे जैसे परिवारों के लिए नहीं।
बिना आध्यात्मिक शक्ति वाला मांस सस्ता होता है लेकिन सख्त और लकड़ी जैसा, और उसे बहुत देर तक उबालने की जरूरत होती है। साधारण साधक इसे खरीद सकते हैं लेकिन उनके पास उबालने के लिए साधन नहीं होते, इसलिए वे इसे शायद ही कभी खाते हैं। इस भट्टी के साथ हम सस्ता लेकिन स्वादिष्ट मांस बना सकते हैं जो साधारण साधक भी खरीद सकते हैं। रवि बाबू ने सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन 2 दिन और रात भट्टी में आग बनाए रखने में काफी आध्यात्मिक पत्थर खर्च होंगे, है ना? आकाश ने अपनी उंगलियों पर गिना, फिर कहा, लगभग 10 आध्यात्मिक पत्थर लगने चाहिए, लेकिन एक भट्टी में बहुत सारा मांस उबाला जा सकता है। अगर बेचा जाए तो हमें कम से कम लागत तो निकल ही जानी चाहिए। ठीक है, मैं परसों एक बर्तन उबाल कर देखूंगी और फिर लागत का हिसाब लगाऊंगी, मीरा ने कहा। रवि बाबू ने सिर हिलाया और कहा, मैं जाकर कुछ और जंगली बैल का मांस ले आता हूं। हमारे घर पर खत्म हो गया है, लेकिन पुराने झाव के परिवार के पास अभी भी कुछ होना चाहिए। अगर यह मांस बिक सकता है तो यह हमारे शिकार किए गए राक्षस पशुओं के मांस के लिए एक बाजार बना देगा और इससे सभी के जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। बातचीत समाप्त होने के बाद और देर होने पर मीरा ने आकाश को जल्दी सोने जाने के लिए कहा। जब आकाश उठा तो अचानक उसे एक सवाल याद आया और उसने पूछा, माँ, तकनीकी रूप से एक भट्टी बनाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन हम क्यों शायद ही कभी साधारण साधकों को इसका उपयोग करते हुए देखते हैं। नासमझ बच्चे, मीरा ने आकाश के चेहरे को छुआ और हंसते हुए कहा। शिल्प बनाने को छोड़ो, भट्टी पर चक्र का अगर खुद से न बनाया जाए तो उसे किसी अन्य चक्र गुरु से बनवाने में इतने आध्यात्मिक पत्थर खर्च होते हैं। एक चक्र गुरु बनना इतना मुश्किल होता है। एक बार जब कोई गुरु बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से वे और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, अपने कबीले और पीठ पर भरोसा करते हुए उच्च स्तरीय चक्र बनाते हैं और अधिक आध्यात्मिक पत्थर कमाते हैं। वे हम जैसे गरीब साधारण साधकों की चिंता नहीं करेंगे। सिर्फ चक्र गुरु ही नहीं, सभी साधक एक जैसे होते हैं। जब लोग ऊपर चढ़ते हैं तो वे नीचे नहीं देखते। आकाश ने भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस किया और खुद को नी शब्द पाया।